अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है पैराथायरॉयड, थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। बेटा लोकेशन वाइज देखा जाए तो इसकी लोकेशन जो होती है दैट इज द बेस ऑफ नेक। हमारी जो नेक है इसकी बेस पर और इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। अब ट्रेकिया की फ्रंट पर और बेस ऑफ नेक पर मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज इन्हें देखा जाए तो बेटा जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर वाइज जो थायराइड ग्लैंड है इट इज बायलोब्ड, बायलोब्ड ग्लैंड है। बायलोब्ड है, बेस ऑफ नेक पर पाया जाता है इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया एंड बटरफ्लाई शेप। शेप इसकी होती है बटरफ्लाई लाइक, बटरफ्लाई शेप होती है इसकी, ठीक है, लुक लाइक बटरफ्लाई। अब ये बायलोब्ड है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। बायलोब्ड है और बटरफ्लाई जैसा होता है, याद रखिएगा। एक लोब होती है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लोब, और इस लोब को हम नाम देते हैं द राइट लोब। ओके, इसकी जो लेफ्ट एंड राइट लोब्स होती हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। जो कनेक्ट करने वाले टिश्यूज होते हैं, जो दोनों को कनेक्ट करते हैं, उसे हम नाम देते हैं एस्थमस। इन्हें एस्थमस कहा जाता है। तो एस्थमस याद रखिएगा वो टिश्यूज हैं जो दोनों लोब्स को, लेफ्ट एंड राइट को आपस में जोड़ते हैं। और इन केस ऑफ लेफ्ट एंड राइट लोब्स, अगर हम थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी देखें तो इसके अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स। ये लोब्स कैरी करती हैं बहुत सारे सेल्स को जिन्हें हम नाम देते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। तो एनाटॉमिकली देखा जाए तो बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेफ्ट साइड भी और राइट साइड लोब्स, दोनों लोब्स में लेफ्ट फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। ये फॉलिक्यूलर सेल्स अपने अराउंड बहुत सारे आयोडीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बहुत सारे आयोडीन्स यहां पर मौजूद हैं जो कि सराउंड करते हैं, जिन्हें हम थायराइड फॉलिकल कहते हैं या फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। इन थायराइड फॉलिकल्स के अराउंड बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं, दी आयोडीन मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आयोडीन जो है ये बहुत बड़ा रोल करता है हार्मोन्स फॉर्मेशन में। ये तो हमने देखी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या पाए जा रहे, बहुत सारे फॉलिक्यूलर थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, इनको फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। इनके साथ कुछ एसोसिएटेड सेल होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, जो कि फॉलिक्यूलर सेल्स के साथ साथ होते हैं, जिन्हें सी सेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सी सेल्स भी कहते हैं, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स भी कहा जाता है इनको। ये सारे ये हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, जिनको एक और नाम देते हैं हम लोग सी सेल्स कहते हैं। और ये हमारे पास हमने डिस्कस किया कि इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, या इन्हें थायराइड फॉलिकल भी कहते हैं। थायराइड फॉलिकल्स कहा जाता है, जो कहां कहां मौजूद हैं,
ये थायराइड फॉलिकल्स दोनों लोब्स के अंदर मौजूद हैं और पैराफॉलिकुलर सेल भी हैं, इट इज सराउंडेड बाय द आयोडीन, दीज आर आयोडीन मॉलिक्यूल्स। आयोडीन, ये तो हमारे पास थोड़ा सा एनाटॉमी थी पैराथायरॉयड ग्लैंड की, लेकिन याद रखिएगा इसे स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन, इट इज स्टिमुलेटेड बाय TSH। याद रखिएगा TSH पीछे हम पढ़ चुके हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो कि इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। कहां से आता है? फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को फॉर देयर सिक्रेशन के लिए, फॉर हार्मोन सिक्रेशन के लिए। और जो हार्मोन्स होते हैं इसके थायराइड, हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अपने हार्मोन्स, अब हमने देखा कि सिक्रेशन के लिए कौन एग्री कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है TSH। इसके जो अपने हार्मोन है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको T4 हार्मोन कहते हैं, देन ट्राइआयोडो थायरोनिन, जिसको T3 हार्मोन भी कहते हैं, एज वेल एज कैल्सीटोनिन हार्मोन बी। अब कैल्सीटोनिन हार्मोन भी होते हैं, T3 हार्मोन भी और T4 हार्मोन भी, जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, जिनकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, जिसको ट्रॉपिक हार्मोन का नाम देते हैं, जो कि स्टिमुलेट करेगा थायराइड को कि आप इन हार्मोन की सिक्रेशन को रेगुलेट करो, आप इन्हें सीक्रेट करो। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हार्मोन्स कैसे बनते हैं, थोड़ा सा आपको एनाटॉमिकली दिखाया जाए तो बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास एक थायराइड फॉलिकल हमने लिया, तो याद रखिएगा थायराइड फॉलिकल इज लाइंड बाय द एपिथेलियल क्यूबाइडल सेल्स। अगर एक फॉलिक्यूलर सेल को हम देखें तो इसके पास क्या होते हैं, इसके पास जो है वो एपिथेलियल क्यूबाइडल सेल हैं, एपिथेलियल क्यूबाइडल सेल्स। अच्छा, ये एपिथेलियल क्यूबाइडल सेल्स जो है, इसके अंदर ये वाला रीजन होता है ल्यूमिन, और ये ल्यूमिन जो होता है एक होलो स्पेस होती है जिसके अंदर खास किस्म की प्रोटीन फील्ड होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं थायरोग्लोब्युलिन। थायरोग्लोब्युलिन, ये वो प्रोटीन है जिसको थायरोग्लोब्युलिन कहते हैं, और ये थायरोग्लोब्युलिन को अगर हम देखें तो ये इस तरह होती हैं और ये कैरी करती हैं बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स, सॉरी बहुत सारे अमीनो एसिड, जिसको हम नाम देते हैं टायरोसिन। टायरोसिन वो अमीनो एसिड हैं जो थायरोग्लोब्युलिन को बनाते हैं, और थायरोग्लोब्युलिन से इनका ल्यूमिन फिल्ड होता है। और याद रखिएगा कि जब ये सराउंडेड हैं ये फॉलिकल्स बाय द आयोडीन, इसके अराउंड बहुत सारे आयोडीन मॉलिक्यूल हैं, तो इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये आयोडीन को ट्रैप करें। जैसे ये आयोडीन को ट्रैप करके अंदर लेकर जाएंगे तो T3 एंड T4 हार्मोन बनने का सिलसिला स्टार्ट होता है। पहले इमेच्योर T3 T4 बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोनो एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ डाई। याद रखिएगा हमारे पास जब ये टायरोसिन मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल जब एक टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ एक आयोडीन लग जाता है तो ये बन जाता है मोनो आयोडो टायरोसिन या थायरोनिन कह लें। इसी तरह जब दो आयोडीन लग जाते हैं तो ये बन जाएंगे डाई आयोडो टायरोसिन या थायरोनिन भी कहते हैं। इसी तरह जब तीन आयोडीन लग जाते हैं तो ये बन जाएंगे ट्राइआयोडो टायरोसिन भी कह सकते हैं इसको हम, या ट्राइआयोडो
थायरोनिन भी कहते हैं, जिसको आप नाम देते हैं T3 हार्मोन। इसी तरह जब इसी के साथ टायरोसिन के साथ 4 लग जाएंगे, 4 आयोडीन मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है ये, तो ये बन जाते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिसे आप टायरोसिन भी कहते हैं और जिसे आप T4 हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हमने देखा कि ये T3 T4 हार्मोन जो है ये कहाँ बन रहे हैं, इनसाइड दी ल्यूमिन, जो कि पैराफोलिकुलर सेल की होती है, जो कि सराउंड होता है एपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल्स के साथ। एपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल आयोडीन को ट्रैप करके अंदर लेकर जाते हैं और टायरोसिन से अटैच होने के बाद पहले मोनो आयोडो बनाते हैं, फिर डाई आयोडो बनाते हैं। इन्हें इमेच्योर T3 और T4 कहा जाता है। जैसे 3 आयोडीन अटैच हो जाते हैं तो ट्राई आयोडो बन जाएगा T3 हार्मोन, और जैसे 4 अटैच हो जाते हैं टायरोसिन के साथ तो ट्राई आयोडो, हम टेट्रा आयोडो टायरोसिन भी कहते हैं, इसको टेट्रा आयोडो थायरोनिन भी कहते हैं, यानी T4 हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। ये थोड़ा सा व्यू था अबाउट द कंपोजिशन कि ये बनते किस तरह है हार्मोन, जिसमें T3 T4 हार्मोन की हमने कंपोजिशन देखी। और याद रखिएगा ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, ये पैराफोलिकुलर सेल्स सीक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसको हम नाम देते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन किसकी सीक्रेशन है, ये सीक्रेशन है पैराफोलिकुलर सेल्स की। लेकिन याद रखिएगा अगर T3 और T4 हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा लो हो जाए तो तब भी इफेक्ट आते हैं, हाई हो जाए तब भी इफेक्ट आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसके फंक्शन के T3 और T4 हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो बेटा याद रखिएगा फंक्शंस में इसका फंक्शन एक तो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, खास तौर पर बेसल मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करने का काम किसका है, T3 T4 हार्मोन का है। और दूसरा मेंटल एंड फिजिकल जो ग्रोथ है इसे रेगुलेट करने का काम भी किसका है, हमारा वो भी T3 T4 हार्मोन का है। बच्चों में खासतौर पर जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होती है दैट इज बाय द T3 T4 हार्मोन। और हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट्स, याद रखिएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट्स हमेशा वो रेट होते हैं जो एटलीस्ट आपको जिंदा रखने के लिए लाजमी है। तो T3 T4 हार्मोन का काम आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट्स को मेंटेन करना होता है। इट मींस आपको जिंदा रखने में इनका बहुत बड़ा रोल है, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट्स को मेंटेन रखने का बहुत बड़ा रोल है इसका T3 T4 हार्मोन का, जो कि हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के। तो आपको याद रहना चाहिए बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होते हैं, वो रेट जो आपको जिंदा रखने के लिए लाजमी है एटलीस्ट, और इसके बगैर। और दूसरा याद रखिएगा हमारे पास एक पॉइंट आपको बताया जाए कि इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड बेटा कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिच मिकदार में ब्लड वेजल्स यहां पर होती हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, जिसकी अगर पर ग्राम वेट के हवाले से देखा जाए तो हमारी बॉडी के तमाम तर ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा जो ब्लड वेजल कैरी करने वाला, जिसके अंदर ज्यादा ब्लड फ्लो होता है पर ग्राम वेट के हवाले से देखा जाए तो हाईली वेस्कुलराइज्ड थायराइड ग्लैंड होता है। ये आपके लिवर से भी ज्यादा जो है वो वेस्कुलराइज होता है अगर पर ग्राम वेट के हवाले से दोनों को हम कंपेयर करें तो हाईली वेस्कुलराइज होता है। अब हम देखें कि अब हमने देखा कि T3 T4 हार्मोन बड़ा रोल करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट में, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ में। लेकिन अगर ये हार्मोन्स कम हो जाए तो कंडीशन क्या हो सकती है, और अगर इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो कंडीशन क्या हो सकती है। जब हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को नाम देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या नाम देते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है
लो सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, लो सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। T3 और T4 हार्मोन की सीक्रेशन अगर लो हो जाती है इस कंडीशन को हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। और लेकिन अगर ये कंडीशन एडल्टहुड में आती है तो उसे कहते हैं मैक्सिडीमा। क्या नाम देते हैं? मैक्सिडीमा का नाम देते हैं। तो बेटा मैक्सिडीमा ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, टू लो सीक्रेशन इन दी एडल्टहुड। किसमें बेटा? एडल्टहुड में। जब एडल्टहुड में या एल्डर्स में जब T3 T4 हार्मोन की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो कंडीशन क्या आएंगी, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं या कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसमें याद रखिएगा, सबसे पहले लॉस ऑफ वेट, सबसे पहले ओबेसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा, वेट गेन आ जाएगा। याद रखिएगा वेट गेन हो जाएगा जिसे आप नाम देते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी आ जाती है यानी कि इंक्रीज बॉडी वेट, एज वेल एज ड्राइड स्किन, ड्राई स्किन हो जाएगी, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा, बॉडी के बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी। याद रखिएगा कंफ्यूज्ड एंड डिप्रेस्ड इंडिविजुअल, डिप्रेस्ड और कंफ्यूज्ड रहना शुरू कर देगा इंडिविजुअल। लॉस ऑफ हेयर पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ हेयर, ड्राइड स्किन, ओबेसिटी यानी वेट गेन हो जाएगा, हैवी वेट हो जाएगा। और एज वेल एज इसमें इंटॉलरेंस टू कोल्ड, सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी इस कंडीशन में, मैक्सिडीमा की कंडीशन में। ड्राइड स्किन है, कंफ्यूज डिस्पर्स्ड इंडिविजुअल है, लॉस ऑफ हेयर है, ओबेसिटी है, इंटॉलरेंस टू कोल्ड है। एज वेल एज अगर ये कंडीशन आ जाती है इन केस ऑफ दी चाइल्डहुड तो उस कंडीशन को आप नाम देते हैं क्रेटिनिज्म, उसे नाम देते हैं क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म में बच्चों में अगर T3 T4 हार्मोन की कंडीशन कंसंट्रेशन लो हो जाए तो उसके सिम्टम क्या आएंगे, याद रखिएगा उसके सिम्टम में जो है वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, एज वेल एज स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगी, एज वेल एज कोर्स फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएंगे, मुरझाना, बच्चा का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लगेगा, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। लेकिन अगर यही कंडीशन जो है वो हाइपरथायरायडिज्म में कन्वर्ट हो जाए, हाइपरथायरायडिज्म में, इसमें बेटा हाइपरथायरायडिज्म में कन्वर्ट हो जाए, मींस कंसंट्रेशन हाई होना शुरू हो जाए किसकी, T3 और T4 हार्मोन की, तो याद रखिएगा हाइपरथायरायडिज्म कंडीशन में क्या होता है कि हाई सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई सिक्रेशन होने से जो है वो जो सिम्टम्स आएंगे इसमें हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एज वेल एज जो है वो इंटॉलरेंस टू हीट, गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वेट
क्योंकि मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होंगे, लॉस ऑफ वेट होगा, एज वेल एज एक्सोथैल्मिया। याद रखिएगा, एक्सोथैल्मिया ऐसी कंडीशन है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ T3 T4 हार्मोन की वजह से जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि जो आई बॉल है इसका प्रोडक्शन, इसकी साइज बढ़ जाएगी। जब इसकी साइज बढ़ जाएगी तो आई बॉल बाहर की तरफ अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का बाहर की तरफ निकल जाना, एक्सोथैल्मिया, लॉस ऑफ वेट, इंटॉलरेंस टू हीट, इंक्रीज हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर और लॉस ऑफ वेट होना शुरू हो जाएगा। ये सिम्टम्स और अदर एसोसिएटेड सिम्टम जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के साथ होते हैं। लेकिन अगर याद रखिएगा कि आयोडीन की कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ, जब कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन अगर कम हो जाए, आयोडीन जो है अगर इसका इंटेक कम हो जाए, लो इंटेक ऑफ आयोडीन, लो इंटेक ऑफ आयोडीन, तो बेटा याद रखिएगा लो इंटेक से क्या होता है, थायराइड इनलार्जमेंट हो जाती है। थायराइड जो लोब्स होती हैं ये इनलार्ज हो जाती है, इसके अंदर फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है और T3 T4 हार्मोन की जो प्रोडक्शन है, सेंसिटाइजेशन है, वो स्टॉप हो जाएगी और आपका जो है वो थायराइड इनलार्ज हो जाएगा, फूल जाता है सामने से। इस कंडीशन को आप नाम देते हैं थायराइड इनलार्जमेंट। थायराइड इनलार्जमेंट का नाम देते हैं। तो थायराइड इनलार्जमेंट किस कंडीशन में होती है, जब लो इनटेक होता है, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम आयोडीन लेवल कम हो जाएगा तो उसके कम होने की सूरत में याद रखिएगा बहुत बड़ा इफेक्ट आता है कि आपका थायराइड मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी लोब्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं और फॉलिकल्स बनाना जो है बंद कर देते हैं, थायराइड फॉलिकल्स T3 T4 हार्मोन को, और बहुत बड़ा इलाज आ जाता है। यहाँ पर आपके नेक वाले रीजन में आपका थायराइड फूल जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो जो फॉलिकुलर सेल्स हमने पढ़ा था, पहली फॉलिकुलर सेल, तो हमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करते हैं, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता, कैल्शियम लेवल सॉरी, जब आपका ब्लड कैल्शियम लेवल राइज हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है कैल्शियम लेवल, तो फिर ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम को डिपॉजिट कराते हैं बोन्स के अंदर। इनका क्या काम होता है, ये कब सीक्रेट होते हैं, जब एट हायर कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड, जब कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड जो है वो हाई होगा तो ये सीक्रेट होते हैं। और ये सीक्रेट क्या करते हैं, स्टिमुलेट मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, बेटा मिनरलाइजेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आइंस इन द बोन्स। जाहिर है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ गया है तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए कैल्शिटोनिन आता है ताकि मिनरलाइजेशन हो, जबकि जाके जो बोन के सेल्स हैं इनके अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाया जाए। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन करवाते हैं कैल्शिटोनिन हार्मोन। तो ये हमारे पास थे थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, यानी लो कंसंट्रेशन एज वेल एज हाई कंसंट्रेशन के हवाले से कि अगर हाइपोथायराइडिज्म क्या है और हाइपोथायराइडिज्म कैसे होता है, थायराइड इनलार्जमेंट कैसे होती है, कैल्शिटोनिन हार्मोन का क्या काम है। तो बेटा इसके साथ एसोसिएटेड जो ग्लैंड है दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड के हवाले से अगर हम देखें तो बेटा पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं याद रखिएगा ये 2 पेयर्स होते हैं, यानी 4 इन नंबर्स। कितने होते हैं बेटा, 2 पेयर्स। ये 2 पेयर्स होते हैं और ये कहां पर होते हैं, याद रखिएगा ये दोनों लोब्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो ये पोस्टीरियरली अटैच होते हैं लेफ्ट एंड राइट लोब के साथ, और ये 2 इन नंबर्स, 2 लेफ्ट लोब में 2 राइट लोब में 2 पेयर्स होते हैं, यानी 4 इन नंबर्स होते हैं। और इनके जो हार्मोन्स होते हैं याद रखिएगा जब हम इनके हार्मोन्स की बात करते हैं तो इनके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे पैराथॉर्मोन कहते हैं, PTH। इसको आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी, पैराथॉर्मोन्स भी कहा जाता है। तो बेटा पैराथॉर्मोन्स वो हार्मोन है जो कि क्या करते हैं,
इनका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट, इनका फंक्शन है reabsorption of calcium ion in the nephron, reabsorption of calcium ions in the nephron, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट से मोर एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन करना कैल्शियम आयन की, ये उस वक्त रिलीज होते हैं जब ब्लड का कैल्शियम लेवल लो हो रहा होता है, मींस फिल्ट्रेट में यूरिन में ज्यादा कैल्शियम जा रहा होता है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करते हैं नेफ्रॉन में। एज वेल एज याद रखिएगा डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं कैल्शियम आयन, रिलीज करते हैं कैल्शियम आयन। इस प्रोसेस को कहते हैं डीमिनरलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है जब हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल लो होगा तो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स रिलीज करते हैं कैल्शियम आयंस ताकि ब्लड का कैल्शियम लेवल को राइज किया जाए। तो रीअब्जॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट करते हैं ताकि फिल्ट्रेट से, जो फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में से पास हो रहा है उसमें से मोर एंड मोर कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाए। और दूसरी कंडीशन में ये डीमिनरलाइजेशन भी करवाते हैं, जो कि बोन्स के सेल जिनके पास कैल्शियम होता है उन्हें स्टिमुलेट करते हैं कैल्शियम को रिलीज करो ताकि ब्लड का जो लो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। ये काम होता है पीटीएच हार्मोन का, और पीटीएच हार्मोन किसके हार्मोन है? पैराथायराइड ग्लैंड्स के, जो कि दो पेयर की फॉर्म में है, लेफ्ट एंड राइट लोब में पोस्टीरियरली अटैच होते हैं विद द थायराइड ग्लैंड। तो ये हमारे पास थी थायराइड और पैराथायराइड की कहानी। इसमें हमने देखा कि थायराइड के हार्मोन्स कैसे बनते हैं, याद रखिएगा ये आपका एंटी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।